नमस्कार बच्चों। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है साझेदारी में अनुपात। देखिए, अनुपात एक गणितीय शब्द है और यह जो है दो मात्राओं के बीच में संख्यात्मक संबंध को व्यक्त करता है। काफ़ी कठिन शब्दों का उपयोग मैंने किया। दो मात्राओं के बीच में संख्यात्मक संबंध, यानी कि अनुपात दो मात्राओं को व्यक्त नहीं करता, बल्कि उन दो मात्राओं के बीच में जो रिश्ता है, जो संबंध है, उसको अनुपात व्यक्त करता है। उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं कि राम की सैलरी यानी राम का वेतन 10,000 रुपये और श्याम का वेतन 20,000 है। तो इनका वेतन तो 10,000 और 20,000 है। अब इन दोनों के वेतन के बीच का यदि हम रिश्ता जानना चाहें तो इन दोनों का वेतन का रिश्ता क्या है कि राम का वेतन श्याम से के वेतन से आधा है, या हम ये बोल सकते हैं श्याम का वेतन राम के वेतन से दुगना है, क्योंकि श्याम का वेतन 20,000 है और राम का वेतन 10,000 है। अब यदि हम डायरेक्ट इनके वेतन को अनुपात के रूप में लिख देंगे तो भी सही रहेगा, लेकिन वास्तविकता ये है कि जब हम अनुपात के रूप में किसी मात्रा को लिखते हैं तो छोटे रूप में लिखते हैं। मैं आपको बताता हूँ, उदाहरण के लिए देखिए, आप समझिए थोड़ा, मैं समझाता हूँ आपको। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अनुपात जो है दो मूल्यों के बीच का संबंध होता है। हम कोई भी अगर दो मूल्य हों, दो वैल्यूज हों और उनकी आपस में अगर हम तुलना करना चाहते हैं या उनको हम उनके आपस में संबंध को बताना चाहते हैं तो अनुपात की मदद से हम संबंध को बहुत अच्छे तरीके से बता सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैं कहूँ कि राम की आय 10,000 रुपये है और श्याम की आय 20,000 रुपये है। और इसको यदि हम अनुपात के रूप में व्यक्त करना चाहें तो हम क्या कहेंगे, देखिए देखते समझ में आ रहा है कि राम की आय श्याम की आय की आधी है या श्याम की आय राम की आय से 2 गुनी है। यानी अगर राम की आय 1 है तो श्याम की आय 2 है। ये अनुपात के रूप में हमने इनकी आय को व्यक्त कर दिया। आय के अलावा हम किसी भी चीज को अनुपात के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। जब राम और श्याम की आय को हम 1:2 बोल रहे हैं तो इसका दूसरा मतलब ये भी हुआ कि अगर कुल आय 3 रुपए है तो 3 रुपए में से राम की आय कितनी है, 1 है, 3 में से 1। जब आपको कॉपी में कई बार नंबर मिलते हैं तो आप देखिए, आपको 10 नंबर में से 8 नंबर आता है, आपके टीचर कैसे लिखते हैं 8/10, 10 में से 8। ये होता है भिन्न। संख्याओं को जब भिन्न के रूप में लिखा जाता है तो भिन्न जो होता है, भिन्न क्या है, भिन्न में 2 संख्याएं होती हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि राम की आय अगर 1 है और श्याम की आय अगर 2 है। अब अगर इसको हम भिन्न के रूप में लिखना चाहें तो ये 3 हो जाएगा हर, और राम की आय में बोलेंगे 1 है अंश। ऐसे ही श्याम की आय जैसे 2 है, हम 3 में से 2 बोल सकते हैं कि अगर राम और श्याम की आय को मिला दिया जाए, जोड़ दिया जाए तो कुल आय कितनी है, 3 है। या हम बोलेंगे 30,000 है। 20 और 10 30,000 रुपये राम और श्याम की आय है। अब इस 30,000 में से राम के कितने हैं, 10,000। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 30,000 बटे हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 10,000 बटे 30,000 राम की आय और 20,000 बटे 30,000 ये किसकी आय, श्याम की आय। 10,000 बटे मतलब 30 में से 10 उसकी है और 20 में से या 30 में से 20 श्याम की है। अब यदि हम अनुपात के रूप में हम इसी चीज को लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 1:2। या अब भिन्न के रूप में हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, राम की आय 1/3 और श्याम की आय 2/3। कुल मिला के 3 में से 1 राम है और 3 में से 2 श्याम है। अगर 6 होगा तो 6 में से 2 राम है और 6 में से 4 श्याम की आय है। इस तरह से हम इसको अब हम बात करेंगे साझेदारी में अनुपात। साझेदारी में अनुपात का उपयोग
कैसे किया जाता है या साझेदारी में अनुपात के लिए क्या हो सकता है। हम जानते हैं कि साझेदारी में दो या दो से अधिक व्यक्ति होते हैं और उनको वर्ष के अंत में लाभ आपस में बांटना होता है। साझेदारों को वर्ष के अंत में जब लाभ बांटना होता है तो उस वक्त अनुपात की आवश्यकता हमको पड़ती है। साझेदार पहले ही तय कर लेते हैं कि हमारा लाभ हानि अनुपात इतना होगा। मान लिया कि साझेदारों ने आपस में तय किया कि हमारा लाभ हानि अनुपात बराबर होगा। कौन सा? लाभ हानि अनुपात समान अनुपात, इक्वल रेशियो। समान अनुपात क्या मतलब होता है? इसको संख्या के रूप में कैसे व्यक्त करेंगे? मान लिए x और y दो साझेदार हैं और उनका आपस में दिया है प्रश्न में कि समान अनुपात यानी वो बराबर बराबर बांटते हैं। बराबर बराबर बांटते हैं यानी कि दो हिस्से किए जाते हैं और दो में से एक x को मिलता है और एक हिस्सा y को मिलता है। तो हम कैसे लिखेंगे? 1:1। और अगर भिन्न के रूप में इसको लिखेंगे तो x का हिस्सा होगा 1/2, यानी कुल मिला के दो हिस्से रहेंगे, दो में से एक x को मिलेगा और एक y को मिलेगा। यदि यही अनुपात इनका प्रश्न में दिया है कि जैसे मान लिया है कि x ने ज्यादा पूंजी लगाई हो या x ज्यादा काम करता हो या कुछ भी कारण हो, तय हुआ हो कि x को भैया ज्यादा मिलेगा और y को कम मिलेगा। मान लिया कि उनका अनुपात उन्होंने तय किया, x और y ने अनुपात उन्होंने तय किया, x को मिलेगा 1 और y को मिलेंगे 2, यानी जो भी फायदा होगा उसके 3 हिस्से किए जाएंगे और 3 में से एक हिस्सा x को दिया जाएगा और 2 हिस्से y को दिए जाएंगे, क्योंकि y ने काम ज्यादा किया है। मान लिया कि y ने कोई ज्यादा काम किया है या ज्यादा पैसा लगाया है या ज्यादा मेहनत की है, कुछ भी कारण हो सकता है y को इसका ज्यादा मिलने का कारण कुछ भी हो, लेकिन यदि उन्होंने ऐसा तय किया है तो यहाँ स्पष्ट दिख रहा है कि y को 3 में से 2 मिलेंगे और x को 3 में से 1 मिलेगा। यानी कि जो भी उनका फायदा होगा उस फायदे के 3 हिस्से किए जाएंगे, 3 में से 2 हिस्से y को दे दिए जाएंगे, एक हिस्सा x को दे दिया जाएगा। अगली बात आती है पूंजी का अनुपात। जब साझेदारों की पूंजी को आनुपातिक रूप में लिखा जाता है तो वो पूंजी का अनुपात कहलाता है। मान लिया कि x की पूंजी 10,000 और y की पूंजी 20,000 है, तो वही 10,000 अनुपात 20,000। जैसे कि मैंने आपको बताया, आय को, आयु को, खर्च को, कोई भी मूल्य हो उसको अनुपात के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इसलिए जब पूंजी के अनुपात की बात कही जाए तो आपको पूंजी को अनुपात के रूप में लिख देना है। बाकी जब आएगा तो हम आपको और भी क्लियर कर देंगे। तीसरा इसमें एक आता है अनुपात, प्राप्ति अनुपात। प्राप्ति अनुपात का उपयोग कब किया जाता है? प्राप्ति अनुपात का उपयोग तब किया जाता है जब कोई साझेदार फर्म छोड़कर जाता है, या हम दूसरे शब्दों में कहें कि यदि किसी साझेदार के हिस्से में वृद्धि होती है, यानी उसका जो हिस्सा पहले था उससे वो हिस्सा बढ़ जाता है, तो उस वक्त प्राप्ति अनुपात की गणना की जाती है। ऐसा कब होता है? जैसा कि मैंने आपको बताया, या तो कोई साझेदार फर्म छोड़कर जाता है, वो जाता है तो उसका हिस्सा भी बाकी लोगों को मिलने लगता है। मान लीजिए कि 4 साझेदार हैं, 4 में से एक साझेदार चला गया, 3 साझेदार बचे, तो सीधी सी बात है उस एक के जाने के कारण उसका हिस्सा भी बचे हुए 3 साझेदारों को मिलने लगेगा। तो जिसको जितना मिलेगा, जो जितना उनका बढ़ जाएगा, वो बढ़ा हुआ हिस्सा निकालकर उस अनुपात के रूप में जब लिखा जाता है तो उसे हम बोलते हैं प्राप्ति अनुपात। लेकिन केवल एक यही परिस्थिति नहीं कि कोई जाएगा तभी प्राप्ति किसी को होगी, पुनर्गठन के समय भी प्राप्ति अनुपात की गणना की जाती है। पुनर्गठन का मतलब होता है कि जब साझेदार अपने उन्होंने जो पहले से तय किया था उस तय किए हुए प्रतिबंधों को कैंसिल करके कुछ नया तय करते हैं कि भैया, जैसे मान लिया है कि एक्स और वाई ने, जैसे मैं आपको बताया, या फिर से मैं आपको नया उदाहरण बताता हूँ कि मान लीजिए है कि पी और के 2 साझेदार हैं और इन्होंने तय किया कि हम लोग आपस में बराबर बराबर लाभानी बांटेंगे, यानी इनका अनुपात कितने का? 1:1। और अब मान लिया जाए कि एक बार 2 साल काम करने के बाद ऐसा लगता है कि ये पी ज़्यादा काम कर रहा है और के कम काम कर रहा है, तो पी कैसे बोलेगा यार भैया मैं ज़्यादा काम कर रहा हूँ, तुम कम काम कर रहे हो, मुझे हिस्सा ज़्यादा मिलना चाहिए।
और के अगर इसके लिए सहमत हो जाता है, वही आपस में तय करते हैं कि ठीक भैया पी को मिला करेंगे 2 और के को मिला करेगा 1। तो अब क्या, पहले 2 हिस्से होते थे, 2 में से 1 मिलता था पी को और 2 में से 1 मिलता था के को। इसको हम यहाँ लिख देते हैं। अब क्या होगा, अब 3 हिस्से होंगे, तो 3 में से 2 मिलेंगे पी को और 1 मिलेगा के को। के का भाग कम हो गया है, पहले के को आधा मिलता था। एक रोटी है, उसके 2 हिस्से किए जाते थे, आधा पी को दे दिया जाता था, आधा के को दे दिया जाता था। अब रोटी के 3 टुकड़े हो रहे हैं, तो 3 टुकड़े होंगे तो वो आधे से छोटे छोटे होंगे। तो उन 3 टुकड़ों में से 1 टुकड़ा किसको मिल रहा है, के को मिल रहा है, 3 में से 1। और पी को कितने में मिलेगा, 3 में से 2। अब यहाँ सीधी सी बात है, देखकर ही समझ में आता है कि पी का हिस्सा बढ़ गया। और मैंने आपको क्या बताया था, प्राप्ति अनुपात की गणना कब की जाती है, जब किसी साझेदार का हिस्सा बढ़ जाए। जब हम ये जानना चाहें कि किसका कितना हिस्सा बढ़ गया, तो हम प्राप्ति अनुपात की गणना करेंगे। अब कॉमन सेंस वाली बात है, मुझे पहले कम मिलता था और अब मुझे ज़्यादा मिलने लगा। अब मैं जानना चाहता हूँ कि कितना ज़्यादा मिलने लगा, तो मैं क्या करूँगा, जो अभी मिल रहा है उसमें से जो पहले मिल रहा था उसे घटा दूंगा। मान के लिया जाए इसी प्रश्न में देख लेते हैं कि पी एन एम में पंकज हो गया। पी को पहले कितना मिलता था, 1/2, और अब पी को कितना मिल रहा है, 2/3। अब हम ये जानना चाहते हैं कि कितना बढ़ गया, तो अभी जो मिल रहा है उसमें से जो पहले मिल रहा था उसे घटा देंगे। अभी कितना मिल रहा है, 2/3। पहले कितना मिल रहा था, 1/2। अब इसको सॉल्व करेंगे। देखिए आप लोग भले 11 क्लास में आ रहे हैं, पर मुझे मालूम है कि 11 क्लास में आने के बाद भी बच्चों को भिन्न जोड़ने, घटाने, गुणा करने में दिक्कत जाती है। मैं आपको बहुत ही सरल विधि बता रहा हूँ इसको सॉल्व करने की। भिन्न को जब घटाना हो या जोड़ना हो तो क्या किया जाता है, आप बिल्कुल याद रखिए। और कैसा भी भिन्न होगा आप आसानी से हल कर पाएंगे, बस थोड़ा आपको गुणा करना आना चाहिए, आपको थोड़ा पहाड़ आना चाहिए। ये तो इजी गुणेंगे वैसे हो जाएगा। हमको घटाना है 2/3 में से 1/2, तो हम घटाने के लिए क्या करेंगे, नीचे की संख्याओं का गुणा कर देंगे। नीचे की संख्याओं को भिन्न में क्या कहा जाता है, हर कहा जाता है। तो हर का गुणा कर देंगे, कितना होगा, 3 गुना 6। अब क्या करेंगे, इसका गुणा यहाँ करेंगे, 2 दूनी 4, और इसका गुणा यहाँ करेंगे, 1 किया 3, निशान जो लगाया 3 माइनस का लगा देंगे। 4 में 3 गया, 1/6। यानी पी को कितना ज्यादा मिलने लगा, पी के हिस्से में कितनी वृद्धि हुई, 1/6 भाग की वृद्धि हुई, है ना। अब अगला भी आपको समझा देता हूँ, त्याग अनुपात। यहाँ त्याग किसने किया है, त्याग भैया वाई ने, के ने किया है। के को पहले ज़्यादा मिलता था, अब कम मिलने लगा। हम ये जानना चाहें कि कितना कम मिलने लगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो पहले मिल रहा था उसको 1/2 मिल रहा है ना, अब उसे कितना मिल रहा है, 1/3। अब कम है, पहले 2 हिस्से होते तो 1 उसको मिल जाता था, अब 3 हिस्से होते हैं और 1 उसको मिलता है। तो कितनी कमी आई, वही तरीका है, नीचे गुणा कर देंगे, 3 गुना 6, इधर को गुणाया करेंगे 3 कम 3, इधर को गुणाया करेंगे 2 कम 2, 1/6। अब देखिए यहाँ जो उत्तर निकल के सामने आया है, इससे आपको एक चीज और समझ लेनी है। तो कई बार 1 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है कि त्याग अनुपात हमेशा प्राप्ति अनुपात के खालिस्तान होता है। आप देखेंगे बराबर होता है। अगर किसी को प्राप्ति हुई है तो किसी ने त्याग किया होगा तभी प्राप्ति हुई है। अगर किसी का हिस्सा बड़ा है तो किसी का कम हुआ होगा तभी बड़ा है। तो जितना किसी का कम हुआ होगा उतना ही किसी का बढ़ेगा। यहाँ 2 लोग हैं, 5 लोग भी हो सकते थे, 4 लोग भी हो सकते थे।
हो सकता है 4 में से एक का तो कोई ना बढ़े ना घटे, 2 का बढ़ जाए, 1 का घट जाए। ये भी हो सकता है कि 1 का बढ़ जाए, 2 का घट जाए, या 3 का घट जाए, कुछ भी हो सकता है। 2 से अधिक पार्टनर हो, 3 पार्टनर हो, 4 पार्टनर हो, 10 पार्टनर हो, और जब वो आपस में नया अनुपात फिर गठित कर लेते हैं, पहले उनकी जो तय हुआ था उसको वो बदलते हैं, तो उस बदलने के कारण किसी का हिस्सा कम हो जाएगा और किसी का हिस्सा बढ़ जाएगा। जिसका हिस्सा बढ़ेगा उसने प्राप्ति की है, जिसका हिस्सा कम होगा उसने त्याग किया है। प्राप्ति निकालने के लिए हम क्या करेंगे, नया जो मिलने लगा है उसमें से पुराना घटा देंगे। तो त्याग निकालने के लिए क्या करेंगे, जो पहले मिल रहा था उसमें से जो अब मिल रहा है उसको घटा देंगे। तो इस तरह प्राप्ति और त्याग अनुपात की गणना की जाती है। और सारी प्राप्तियां, मान लें कि 5 पार्टनर में से 3 लोगों ने प्राप्त किया और 2 लोगों ने त्याग किया, मतलब 3 का हिस्सा बढ़ गया और 2 का हिस्सा कम हो गया, तो तीनों का जो बढ़ा है उसको जब टोटल लगाएंगे वो किसके बराबर आएगा, उन दोनों का जो घटा है उसका टोटल लगाएंगे। यानी समस्त प्राप्तियों को जोड़ लिया जाए और समस्त त्यागों को जोड़ लिया जाए तो प्राप्तियां और त्याग हमेशा बराबर ही आते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है।